We are going to start with the first class of the Indian Contract Act today. And in the first class of this Indian Contract Act, we are going to understand the basic concept of the contract law and how does it mean, what are the basic features of the contract, and all these things we are going to study about. All right. So when I would like to start the interactive section, like I can see there are few participants over here. So if anyone wants to give the answer, they can just type their answer in the chat box itself. So the first thing I would like to ask, what do you mean by the contract? Like when I'm saying that we are doing a contract, so what do you understand by this? आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बोलने से हम क्या समझते हैं? So that is the basic thing first we need to understand. All right. So the first thing is when we are talking about the contract, okay, contract means that is an agreement between the two people. Basically, when I am telling that मैं किसी के साथ एक contract कर रही हूँ, then इसका मतलब ये होता है कि मैं जो contract कर रही हूँ ना, वो one sided नहीं हो सकता. It is just not actually possible कि मैं अगर किसी contract कर रही हूँ तो मैं खुद के साथ ही खुद contract करूँगी. This is not practically possible, right? So जब मैं किसी भी तरह contract करती हूँ, that should be with someone else. So there must be the presence of the two people to make a contract. एक इंसान अपना contract नहीं कर सकता. So contract करने के लिए एक से ज्यादा लोगों का जरूरत होता है. Got it? There must be the need of the presence of more than one people to make a contract. So basically, जो more than one, that should be minimum two. आप और मेरे बीच में कोई contract हो रहा है, आप और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंडीशंस पुट हो रहा है, that is a contract. Got it? So according to the definition clause under the Indian Contract Act, if we understand, the definition speaks that contract is an agreement which is enforceable by the law. Contract एक तरफ का agreement होता है, according to 2H of the Indian Contract Act, it says that कि contract एक तरह का agreement होता है जो कि legally enforceable होता है. Contract is an agreement which is enforceable by the court of law. जो कि लीगली वैलिड होता है, लीगली ऑथेंटिकेट होता है एंड जिसी को हम लीगली एनफोर्स कर सकते हैं. गॉट इट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट हैज बीन मेड, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन इट केम इनटू द फोर्स, इट केम इनटू द फोर्स इन द ईयर ऑफ 1872. तो बोला जाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना, ये बहुत पुराना, जब हमारा ब्रिटिशर्स का रूलिंग यहाँ पे चल रहा था ना, तब से ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ अभी तक कंटिन्यू. एंड अगर आप बात करें तो पहले आप ये पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ फिर आया क्यों? व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट लॉ केम इनटू द एनफोर्समेंट? द आंसर इज वेरी सिंपल. देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल करने आए, देखा इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ सिस्टम नहीं था. वहां पे क्या था? ग्राम न्यायालय था, राजा शासन था. तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मतलब वहां पे जो विचार हो रहा था, वो जो भी न्याय, जो भी रूल्स, जो भी सोशल कल्चर, ये जो सारा चल रहा था ना, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द सोशल कल्चर. गॉट इट? और सोसाइटी का एक रूल के हिसाब से सारा लॉज, सारा रूल्स, सारा रेगुलेशंस, सब कुछ गवर्न हो रहा था, है कि नहीं? बट द पॉइंट इज, विद द फ्लो ऑफ टाइम, जब ने ये चीज को समझा, जब ब्रिटिशर्स ने ये चीज को समझा कि नहीं, अभी हमको इंडिया पे ऐसा एक लॉ को लाना जरूरी है जो लॉ हमें कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट पे मदद करेगा. देन ओनली दे मेड दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. उनको कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत थी? देखिए, पता है जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे आए थे ना, उन्होंने इंडिया से बहुत सारी चीजों लूट लिया है. यू नो दिस, दे हैव बीन टेकन द थाउजेंड्स क्रोर्स ऑफ द मनी फ्रॉम इंडिया. इंडिया का आर्कियोलॉजिकल लीजिए, इंडिया वाज a very of the richest country in the world before the Britishers.
पैसा का कमी नहीं था यहाँ पे, एंड दिस वाज द कंट्री जहाँ पे सोना, हीरा, खनी, एंड दैट वाज द थाउजेंड्स ऑफ द थिंग्स ओवर हियर इन इंडिया. So what Britishers started, they started taking our equipments, taking our things, and they started sending it to the other countries. उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज तैयार किया. उन्होंने यहाँ का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसी को यूज करके नया नया मॉडिफाई करके नया नया चीजें बनाई एंड उसी को विदेश भेजना शुरू किया. सो उन लोगों ने जब दूसरों के साथ कोई चीजें का शेयर किया, दूसरों को कोई भी चीज का आमदनी मतलब किसी से कुछ भेजना, ट्रेडिंग सिस्टम जो बोलते हैं ना, व्हेन दे स्टार्टेड द इंटरनेशनल ट्रेडिंग, दे रियलाइज्ड कि इंडिया के अंदर हो या इंडिया, अगर का ट्रेडिंग होता है ना, उसी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. फॉर दैट सेक they made this Indian Contract Act 1872, which speaks about the specific performance of the contract activities, the rule of the contract, the rule of the agreement, the rule of the promise, and so on. So this is about the brief history about the Indian Contract Act. So when we're coming about the point कि अगर आप पूछते हैं कि Indian Contract Act जो है where it is enforceable, it is enforceable in the all over the India. पूरे इंडिया पे ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ is enforceable by the law. Okay, and it has been first day of the September. कब enforcement हुआ था इसका? September 1st, 1872. This contract law came into the existence. Clear? Then coming to the next point. Okay, nothing herein content shall affect the provisions of the statute, act, or regulation expressly repealed, not in usage of the custom or trade. Or in, okay, so what it speaks about? For example, मान लीजिए there are the trading customs at certain areas. There are certain trading systems are still continuing at certain part of the India. Just like आप मान लीजिए if you are going to the tribal area, okay, they have their specific customs, they have their specific rules, specific provisions, right? जैसे कि हम लोगों ने बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. ओके, जैसे कि हम लोगों ने ये बोलते हैं कि अगर मैं आपसे 1 kg का चावल खरीदती हूँ तो उसके बदले मेरे को आपको 40 रुपया देना होगा. इफ आई एम बाइंग सम काइंड ऑफ क्लॉथेस फ्रॉम यू, मैं अगर आपसे कपड़ा खरीदता हूँ, मान लीजिए वो कपड़ा का प्राइस है 5,000 रुपया, तो उसी के बदले मैं आपको 5,000 रुपया देना मेरा बनता है. ये सर नो. बट द क्वेश्चन अराइजेस when you are asking that कि वो जो 5,000 रुपए मैं आपको दे रही हूँ वो क्यों दे रही हूँ? कपड़े, राइट? बट अगर ऐसा कोई रीजन हो जहां पे सामान के बदले पैसा ना दे जा रहा हो, तो वहां, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, I have got a call. Okay, so what I was telling, I was telling about the contract. So हमने regions जहाँ सामान के बदले सामान दिया जाता है, and आजकल ये culture at the certain kind of traditional areas of the India ये still continue है. ओके, जैसे कि आप कोई भी ट्राइबल एरिया, अगर आप वहां पे उनका कल्चर जाके स्टडी करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि अगर आप उनको चावल देते हो तो वो उसके बदले आपको डाल देते. सामान अदला बदली का जो सिस्टम है वो भी इंडिया का कई रीजन पे, कई शहर पे अभी भी चालू है. बिकॉज द पीपल हु एवर इज लिविंग ओवर देयर, जो लोग वहां पे रहते हैं, उन लोगों ने ये कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है. They are exactly following that tradition. They are following that regulation, that rule, that culture, and that is called the trading. उनके हिसाब से उस तरह का ट्रेडिंग सही है, and they are exactly following that. Yes. So when we are talking about the trading system in India, it is not always कि सारा का सारा trading system in India should always be continued according to the Indian Contract Act. No, that is not. सबका अपना अपना ओन कल्चरल बिलीफ होता है. सो ये क्लियरली मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि इवन दो दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is applicable to all over the India, this is not going to breach any kind of
ट्रेड और एनी काइंड ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर कोई भी रीजन का ट्रेड किसी भी तरह का कल्चर है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस कल्चर को कभी भी ब्रीच नहीं करेगा unless and until that culture or tradition is illegal in nature। समझ में आया? So this is the basic introduction about the contract. Coming to the interpretation clause, this is a very essential part and we should understand it in a very clear manner. Okay. The first thing it speaks like when I'm talking about the interpretation clause, then the first question arises was what do you mean by the proposal? Okay. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining assent from other person for such act of abstinence is called the proposal. Okay. तो यहाँ willingness to do और abstain from doing anything मतलब हम आजकल की जिंदगी में अगर मैं अब तो आप किस हैं आप बेसिकली you are going to answer me you basically do two kind of things either आप किसी तरह का काम करते हैं या फिर आप किसी तरह का काम करने से अपने आप को रिफ्रेन करते हैं रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल जो बच्चे थे when you were a kid, okay? आप रास्ते में मतलब बचपन से हमें क्या सिखाया गया है कि यार रास्ते में धूल है और धूल में खाली पैर में मत जाओ। आप कोई गंदा चीज मिट्टी खाने लग जाते थे बचपन पे तभी मम्मी ने आपको रोक के ये बोला करते थे कि अरे यार ये मिट्टी है इसको मत खाओ, डोंट ईट दिस इज जस्ट ये तो बहुत गंदा है इसको मत खाओ। जब आपके सामने कोई चीज फ्रूट्स हुआ कुछ अच्छा खाना का चीज लाके कोई रख देता था तो आपको ये सिखाया जाता था दिस इज ए फ्रूट एंड यू शुड ईट दिस, ये अच्छी चीज है इसको खाना चाहिए, ये गंदा है इसको नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा है इसको करो, ये बुरा है इसको मत करो। दिस इज द थिंग वी हैड बीन टॉट फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। तो बचपन पे हमको दो तरह का चीजें सिखाया गया आइदर ये चीज अच्छा है ये चीज सही है ये चीज गुड है इसी को करो, ये चीज बैड है इसी को मत करो। सो दिस इज द थिंग वी हैड बीन टॉट फ्रॉम सिंस द चाइल्डहुड। यस और नो, ये चीज हमको सिखाया गया है। चलिए तो यहाँ पे हम जब बड़े हो गए तब हम क्या करते हैं हर टाइम हर दिन हर ऐसा ही तो डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये काम करना है ये काम नहीं करना। जैसे कि मेरे को अगर मेरा तबीयत खराब होता है तो मैं क्या डिसाइड करती हूँ कि नहीं मेरे को आज क्लास नहीं लेना है, तो यहाँ रिफ्रेन किया मना कर दिया और डिनाई किया टू डू और टू एक्ट ऑन समथिंग। कुछ काम करने से मैं अपने आप को रोक लिया अपने आप को रिफ्रेन कर लिया या अपने आप को रिस्ट्रेन कर लिया। समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल जो काम मेरे को करना होता है पर मान लीजिए कि खाना खाने का बहुत मन कर रहा है मेरे को आज आप लोगों के साथ मिलने का आप तो आई डिसाइडेड कि यस आई शुड टेक दिस क्लास, मुझे ये क्लास लेना चाहिए, आई विल टेक द क्लास। तो मैंने क्लास ले लिया। तो दुनिया में ना जितने सारे भी चीज होता है ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी ये दोनों चीज का बेसिस पे चलता है। एक होता है आपका हाँ, दूसरा होता है आपका ना, यस और नो। इसके बेसिस पे सारा दुनिया घूमती है। जैसे कि अगर कोई काम अच्छा है तो हमको बचपन पे सिखाया गया है बेटा ये काम अच्छा है उसको करो, ये काम बुरा है इसको मत करो, ये चीज अच्छा है इसको खाओ, ये चीज गंदा है इसको मत खाओ। This has been taught from the childhood since now, right? So when we are talking about this contract, तभी कॉन्ट्रैक्ट में भी दो चीज बहुत मायने रखता है, टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आइदर ये चीज अच्छा तो ये चीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी तरह का एग्रीमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं कोई चीज लाने के लिए कोई काम करवाने के लिए किसी भी तरह का कंडीशन फूड तरह का एक्टिविटी। तो वो जो एक्टिविटी होता है वो जो बिहेवियर होता है वो जो नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या यस होता है या नहीं होता है। आइदर हमको कॉन्ट्रैक्ट पे ये आपको ये सारी चीजें
करना चाहिए एंड यू शुड फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। नहीं तो आपको ये अंडर द एग्रीमेंट कि नहीं, आप एग्री करो, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप ये सारी चीजें, बिकॉज दिस इज अनएथिकल इन फ्यूचर। सो कॉन्ट्रैक्ट में भी तो वही चीज होता है ना, आपको आइदर किसी भी चीज करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअली, लीगली ऑथेंटिकेट किया जाता है, लीगली आपको बाइंड, आपको ये काम करना है, नहीं तो आपको लीगली बाइंड, आपको ये काम नहीं कर। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे जब हम बात करते हैं अबाउट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ओके, so when we're talking about the interpretation clause, it exactly speaks that when one person signifies or his willingness to do something or refrain from doing something, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब अभी हम समझते हैं। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? मैं आपको किसी भी चीज के लिए प्रपोज कर रही हूँ, मतलब आपको ऑफर दे रही हूँ कि चलो आप ये काम करने के लिए तैयार हो, आपको पूछ रही हूँ, जहां पे आप अपना सिग्निफिकेंस मुझे देना जरूरी है। आप आइदर उस चीज को हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, आपके पास उसी का पूरा फ्रीडम रहता है, जहां पे आप मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और प्रपोजल पे मैं क्या करती हूँ, आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि चलिए आप ना ऐसा कीजिए या फिर आप ऐसा मत कीजिए। एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए मैं आपको एक जमीन दे रही हूँ, ओके, आई एम गिविंग यू ए प्रपोजल टू बाय ए लैंड। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि देखिए, मैं आपका वन है, मान लीजिए जमीन 5 एकड़ का जमीन है वो वाला, मैं वो जमीन खरीदना चाहती हूँ एंड इन रिटर्न आई एम रेडी एंड आप मुझे वो जमीन दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं आप जमीन लेना चाहती हूँ एंड यू 10 लाख ऑफ द रुपीज। ये हो गया क्या? विलिंगनेस टू डू, मतलब मैं यहाँ पे विल एक्सेप्ट, मतलब अपने आप से विल के हिसाब से बता रही हूँ, अपनी इच्छा से बता रही हूँ कि देखिए मेरे को आपका जमीन खरीदना है, आप मुझे 10 लाख रुपए में अपना जमीन दे। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई, मतलब आप मेरा घर पे टेनेंट है, ओके, मतलब आप मेरे घर पे कंटिन्यूअसली रह रहे हैं, फ्रॉम लास्ट 5 साल से आप मेरे घर पे रह रहे हैं। बट मेरे को क्या है ना, उस घर का बहुत सख्त जरूरत पड़ गई, मतलब मेरा, मान लीजिए कि मेरा बेटा बहुत फॉरेन से बहुत दूर से आ रहा है एंड आई नीड टू टेक दैट हाउस फ्रॉम यू। तो मैंने आपको ये प्रपोजल दिया कि देखिए आप रह रहे हैं, आपको मैं 1 महीने का टाइम देती हूँ, आप 1 महीने में मेरा घर छोड़ दीजिए। आप वहां पे, मैं आपको एक प्रपोजल देती हूँ कि चलिए देखिए, आप अगर मेरा घर 1 महीने के अंदर छोड़ दे, आपको ना 1 महीने का किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? रिस्ट्रेन कर रही हूँ। किसको रिस्ट्रेन कर रही हूँ? आपको रिस्ट्रेन कर रही हूँ। रिस्ट्रेन, मेरा घर से रहने के लिए रिस्ट्रेन कर रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, रिफ्रेन कर रही हूँ टू स्टे इन माई हाउस एंड आई एम गिविंग यू ए प्रपोजल कि आपको इस घरे का 1 महीना का भाड़ा देना, अगर आप मेरा घर जल्द से जल्द छोड़ देते हो तो। समझ में आया? सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रपोजल। यहाँ पे मैं आपको कोई काम करने के लिए रोक रही हूँ। आप मेरे घर पे रह रहे हैं, आप मेरे घर पे रहना कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई एम रिफ्रेनिंग यू, आई एम स्टॉपिंग यू टू स्टे इन माई हाउस, आई एम आस्किंग यू टू लीव माई हाउस एंड दिस इज ए प्रपोजल फ्रॉम माई साइड कि अगर आप मेरे घर, आपको 1 महीना, दिस इज ऑल्सो। समझ में आए? तो जहां पे हम किसी को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए प्रपोज करते हैं, उसको ऐसा काम कर दो आपको ऐसा मिलेगा, या फिर आप ऐसा काम करने के लिए तैयार हो क्या, या फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई आप ऐसा काम मत करो। इधर कुछ काम करने के लिए बोलते हैं या फिर कुछ काम करने से उनको रिफ्रेन, स्टॉप कर रहे हैं, उनको रेजिस्ट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ए प्रपोजल। और प्रपोजल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला के पास उसका जवाब देने का
उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसी का पूरा डिसीजन सामने वाले के ऊपर रहना चाहिए। प्रपोजल एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट होना है, ये किसके हाथ में डिपेंड कर, जिसको हम प्रपोजल दे रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपका जमीन खरीदना चाहती हूँ, आई हैव गिवन यू ए प्रपोजल टू बाय योर लैंड, बट उस जमीन का मालिक कौन है? आप है। तो वो जमीन आपको बेचना है कि नहीं बेचना है, उसका डिसीजन कौन करेगा? आप खुद ही, राइट? बेच नहीं देंगे, या मेरे बोलने से आप बेचने से नहीं। सो दिस इज द फैक्ट दैट आई जस्ट केप माई पॉइंट ऑफ व्यू ओवर हियर। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन रख, प्रपोजल रखा, बाकी डिस्क के हाथ में है। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट द प्रपोजल। ओके, then according to the section 2 clause B, it speaks when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And once the proposal is accepted, it becomes a promise. Clear? So, यहाँ पे समझ लीजिए, the first step towards a contract is proposal. पहले मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता, मैं उस आइडिया को आपके सामने एक्सप्रेस करती हूँ, प्रपोज करती हूँ, आपको बताती हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रपोजल। समझ में आया? तो आप क्या करते हैं? उस प्रपोजल को एक्सेप्ट। यहाँ पे लैंग्वेज समझिए, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट बट इसको अच्छी तरह से समझिए। क्या बोला गया है? व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल जिसको किया गया है, टू whom द पर्सन जिसको मैंने अपना प्रपोजल दिया है, मेड इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। सिग्निफाइज हिज असेंट का मतलब क्या होता है? अपना कंसेंट, मतलब हाँ भरना उसी चीज में। ओके, सिग्निफाइज मतलब एक्सप्रेस करना। In simple language, when someone express his consent on certain kind of proposal, that proposal becomes a promise. उसको थोड़ा सा complicated language पे यहाँ पे लिखा गया है, signifies the assent thereto. That means express his consent or her consent on certain activity, on certain kind of act. That act is called to be accepted, and once the proposal is accepted, it becomes a promise. इसको समझते हैं? You will be asking me that proposal accept होने से promise आसान चीज है, समझा देती हूँ। देखिए, आप मुझे प्रपोज किए कि मैम चलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाइए। ओके, आप लोगों ने मुझे प्रपोज किए, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रपोजल आप लोगों ने हाँ या ना भरना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। तो यहाँ पे आपने मुझे कोई भी काम करने के लिए प्रपोज किया, इंस्ट्रक्ट किया, इंफॉर्मेशन दिया कि मैम हम चाहते हैं कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाइए। मैंने सोचा इसके बारे में, तो मैंने मान लीजिए हाँ कर, मैंने वहां पे आप लोगों को मैंने कंसेंट दी कि चलिए हाँ जी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या था? प्रपोजल था। मुझे बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाइए। जब मैंने हाँ बोल दिया, मेरा हाँ बोलने के बाद वो एक प्रॉमिस पे कन्वर्ट हो गया, है ना? मैं हाँ बोल दिया मतलब यू बिकेम माई स्टूडेंट्स, आई बिकेम योर टीचर, एंड हियर मैंने हाँ बोल दिया मतलब कंसेंट दे दिया, मतलब मैं आपको प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे मैंने जमीन का बारे में बात की थी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज माई लैंड, जहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपका जमीन खरीदना चाहती हूँ, है कि नहीं? जो एग्जाम्पल हमने पिछले में पढ़ा हुआ था। जब मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपका जमीन खरीदना चाहती हूँ, तभी आप मेरे को बोलते हो कि ठीक है मैम, अगर आप मेरी जमीन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो आई एग्री फॉर दिस कि हाँ ठीक है, मैं 10 लाख रुपया देने के लिए रेडी हूँ। जो कि हमको प्रपोजल देती हूँ कि मैं आपका जमीन खरीदना चाहती हूँ, एंड इन रिटर्न आई एम रेडी टू पे यू
10 lakh of the rupees, है ना. सो यहाँ पे क्या, दिस बिकम्स ए प्रोमिस. प्रोमिस किस चीज का? आप मेरे को अपना जमीन देंगे, मैं उसी के बदले आपको 10 लाख रुपया दूं. सो दिस बिकम्स ए प्रोमिस बिटवीन यू एंड मी. Got it? So here the proposal, when it is accepted, it becomes a promise. Here, next, the person making the proposal is called the promiser, and the person accepting the proposal is called the promisee. दो टर्म को अच्छी तरह से समझिए. जो प्रपोजल बनाता है उसको बोलते हैं प्रोमिजर, and the person who accepts the proposal becomes the promisee. मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों का मतलब मान लीजिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही थी एंड यू प्रपोज्ड मी कि मैम आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लेंगे क्या. मैंने आपको हाँ बोल दिया कि हाँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ. तो यहाँ पे आप लोगों ने जो मुझे ये प्रपोजल दिया, आप बन गए प्रोमिसर एंड मैं यहाँ पे जो लेने के लिए तैयार हो गई. देयर इज द रिलेशन बिटवीन वी टू. यू आर हु मेक्स मी द प्रपोजल एंड आई एम द प्रोमिसी हु एक्सेप्ट्स द प्रपोजल. क्लियर? देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, where at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstains from doing or dodge or abstains from doing or promises to do or abstains from doing something. Such act or abstinence or promise is called the consideration of the promise. Okay? Okay. So यहाँ पे बात आ जाता है consideration, implementation of the promise. Okay? And remember, none of the contract is complete without a consideration. Give me one second, guys. Yes. So we're talking about the when there is a promiser and promisee, and there is a, as we talked, like there is a presence of the promise. Okay? जब वो promise का implementation होता है ना, उसका कुछ consideration आता है. And there must be the presence of the consideration for the fulfillment of the contract. बिना consideration का कोई भी contract पूरा नहीं होता. And if you try to understand the logic, you must understand that when we are talking about these considerations ना, हमेशा हर चीज में consideration रहना बहुत जरूरी है. And it is not always mandatory कि consideration हमेशा पैसे के तौर पे ही रहना चाहिए. It might be in the form of the money. It might be in the form of the any kind of instrument. Or at the end, it might be any kind of activity or performance of any conditions. है ना? So जब हम बात करते हैं considerations की, तो चलिए समझते हैं considerations क्या होता है. पहले हम बात करते हैं monetary consideration के बाद. Consideration basically दो तीन तरह का होता है. पहला होता है आपका फाइनेंशियल कंसिडरेशन, जो पैसे के तौर पे हम देते हैं. दूसरा होता है सामान दे रहे हैं उसको बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज, मतलब फॉर एग्जांपल आई एम बाइंग राइस फ्रॉम यू एंड इन रिटर्न आई एम सेलिंग एनी काइंड ऑफ दाल और एनी काइंड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट टू यू. एंड तीसरा होता है रिलेशन, जहाँ पे आप मेरे लिए कोई भी स्पेसिफिक तरह का एक्टिविटी करते हो. यू आर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर मी to fulfill the consideration. Okay? Consideration means the remuneration. किसी के बदले कुछ देना. जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़े थे कि जैसे कि मैंने आपको समझाया प्रॉमिस क्या है, आप लोगों ने समझ गया अकॉर्डिंग टू 2A. जब प्रॉमिस को प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों रहते हैं. जब प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रपोजल देता है, प्रॉमिसी जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, देन जो आपका अकॉर्डिंग टू 2B जो प्रपोजल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी में, प्रॉमिस से. सो वंस द प्रपोजल इज कन्वर्टेड इनटू द प्रॉमिस, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द टू पार्टीज अकॉर्डिंग टू द 2C ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द टू पार्टीज, दैट इज द प्रोमिजर एंड द प्रोमिसी. एंड अकॉर्डिंग टू द 2D, कोई प्रॉमिस का एक
परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहना बहुत जरूरी है, एक कंसिडरेशन रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लाइक आई वाज टेलिंग यू कि मैम मैं आपका जमीन खरीदना चाहती हूँ, मैं आई वांट टू बाय योर लैंड एंड इन रिटर्न आई एम रेडी टू गिव यू 10 लाख ऑफ द रुपीज। अगर मैं आपसे आपका जमीन खरीदना चाहती हूँ, मैं उसी को उसके बदले मैं को 10 लाख रुपया देने का मन कर चुकी हूँ। आई हैव मेड माई माइंड कि यस आई एम गोइंग टू पे 10 लाख रुपीज टू यू इन रिटर्न ऑफ योर लैंड। सो हियर where I am putting any kind of monetary compensation in front of you in the exchange of any kind of land or any kind of instrument, then that becomes the consideration. यहाँ पे आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख रुपया। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? आपका जमीन। समझ में आया? अगर मैं आपको एग्रीमेंट किस दोनों के, प्रॉमिस किसका हुआ है? आप और मेरे बीच में। मैं आपको प्रपोजल दिया को आपका जमीन खरीदना है, तो मैं बन गया क्या? प्रॉमिस। आपने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको मेरा जमीन बेच तैयार हूँ, तो आप गए, जो डिसाइड हुआ जमीन के बदले 10 लाख रुपया, एंड दैट बिकेम द कंसिडरेशन अमाउंट। अगर मैं आपको 10 लाख रुपया दे रही हूँ, उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है? जमीन मिल रहा है। अगर आप अपना जमीन मेरे को बेच रहे हैं, उसके बदले आपके हाथ में क्या रहेगा? 10 लाख रुपया रहेगा। समझ में आया? तो अगर मेरे लिए 10 लाख रुपया का कंसिडरेशन क्या है, तो मैं बोलूंगी कि हाँ, मेरा कंसिडरेशन इज माई प्रॉपर्टी, माई लैंड, जो कि मैंने आपसे खरीदा हूँ। और आप तो अपना जमीन बेच दिए, आपके पास क्या, आपको क्या मिला? आप, आई हैव मनी इन माई हैंड एंड दैट इज द 10 लाख रुपीज। So here the amount that is transferred to you, that is your consideration, and the land which is transferred to me in the return of the money, that is called the consideration amount for me. Clear? तो यहाँ पे हमने क्या समझा? मॉनेटरी कंपेंसेशन के बारे में बात कर। दूसरा कंपेंसेशन के कंसिडरेशन के बारे में, जैसे कि मैंने बोला कि सामान के एक्सचेंज पे सामान देना। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि चलिए आपका, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन बिहार एंड यू आर स्टेइंग इन कर्नाटका। ओके, मैं आपका बिहार में 5 एकड़ का जमीन है और मेरा कर्नाटका में सेम 5 एकड़ का जमीन है। तो मैं आपको प्रपोजल देती हूँ कि देखिए, आप तो रहते हैं कर्नाटका पे, मैं रहती हूँ बिहार पे, चाहिए बिहार पे जमीन, कर्नाटका में मेरा जो जमीन है वो कोई काम का, बट आपको कर्नाटका में जमीन चाहिए क्योंकि आप वहां पे रह रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप मेरे को अपना बिहार वाला जमीन दे दीजिए, मैं आपको, तो यहाँ पे मैं आपको जब प्रपोज देती हूँ तो मैं क्या बन जाती हूँ? बोलती है कि हाँ ठीक है, वहां पे आप क्या बन जाते हैं? प्रॉमिस, है ना? फिर आफ्टर दिस बिकेम ए प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस बन जाता है। वहां पे जब कंसिडरेशन है तो यहाँ पे क्या आता है ना, आप मुझे, मैं आपको 1 रुपया दे रही हूँ, बट यहाँ पे क्या होता है ना, अगर मेरे को कोई पूछता है कि मेरा जमीन मैंने जो आपको दे दिया, आप कागजात, जमीन का सारा पेपर्स ने आपके नाम पे कर लिया, उसके रिटर्न पे मेरे को क्या मिला? मेरे को बिहार में आपका जो लैंड है वो जमीन मिल गया। अगर आपको कोई पूछता है कि आप तो अपना बिहार वाला जमीन उसको बेच दिए, मतलब सारा जमीन दे दिए, तो आपको क्या मिला? या मेरे को अपना कर्नाटका में उनका जमीन मिल गया। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, मैं अपना जमीन आपके नाम पे कर लिया और आप अपना जमीन मेरे नाम पे कर लिया। सो बेसिकली दिस इज एन एक्सचेंज एंड दिस ऑल्सो बिकम्स ए काइंड ऑफ कंसिडरेशन, दूसरा तरह का कंसिडरेशन। तीसरा तरह का कंसिडरेशन क्या है? टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम, आपने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैम ठीक है, आप हमें आइए, आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बट उसके बदले मेरे को भी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्या है? आप लोगों ने क्लास अटेंड करेंगे
और मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगी, आपको प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक कंडीशन जारी हुआ कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन तब पढ़ाऊंगी जब आपने मेरे कंडीशन के हिसाब से मेरा दिया हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्टिविटी की या फिर कंसिडरेशन की, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे क्या रह रहा है, कंसिडरेशन ऑफ द एक्टिविटी। अगर मैं आपको क्लास लेने के लिए आ रही हूँ तो आपको मेरा प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा, दिस इज द एक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे when the desire of the promiser does or abstains from doing something, कुछ काम करता है या फिर कुछ काम करने से अपने आप को रोक लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था येस और नो का कॉन्सेप्ट। इफ आई एम डूइंग समथिंग और आई एम रिस्ट्रेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, करती हूँ या खुद को abstain करती हूँ टू डू दैट सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी। ओके, so that kind of activity is called a promise. And when there is any kind of activity in return of the implementation of that promise, that becomes the consideration. Clear? Next, every promise or the set of the promises forming the consideration for each other is called the agreement. अभी अभी हमने इसी के बारे में बात करके आए हैं। When there is one promise or set of the promises that becomes the consideration for each other, then it becomes an agreement. समझ में आया? Okay, so let me make you understand through an example. जैसे कि आया कि चलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और उसी के बदले आपने मेरे को कमिटमेंट दिया, आपने मेरे को प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है अगर आपने हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो हम भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। सो यहाँ पे देयर इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। यहाँ पे हम दोनों के बीच में ना एक एग्रीमेंट होता है। जैसे कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लैंड। ओके, जैसे कि आपने मेरे को मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपका जमीन खरीदना चाहती हूँ, एंड इन रिटर्न आई एम रेडी टू पे यू 10 लाख रुपीज। Got it? So when I am asking you or I am telling you कि जमीन के बदले मैं आपको 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ इन रिटर्न ऑफ द लैंड, देन यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है फॉर ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ ठीक है मैं आपको 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को प्रॉमिस करते हैं हाँ ठीक है मैं अपना जमीन आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलिए when the two parties are considering each other, are giving the consideration to each other, then that kind of agreement, that kind of consideration becomes an agreement. समझ में आया? Next, promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. इस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है, अगर आप मेरे लिए ये काम करते हो तो मैं आपके लिए वो काम कर दूंगी, दिस इज द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। नेक्स्ट, an agreement which is enforceable, which is not enforceable by the law, it's said to be void. void मतलब not enforceable, illegal है। यहाँ पे ये मानना होता है अगर किसी को एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस करते भी है, दैट एग्रीमेंट शुड बी वैलिड, दैट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल इन नेचर, उसका तरीका, उसका नेचर इलीगल नहीं होना चाहिए, एंड इफ दैट इज इलीगल इन नेचर दैट इज नॉट एनफोर्सेबल अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड लास्टली अंडर द सेक्शन 2H, an agreement which is enforceable by the law is a contract. समझ में आया? An agreement जो कि लीगली एनफोर्सेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या हुआ आपका, प्रपोजल, सेक्शन 2 क्लॉज ए। प्रपोजल के बाद आपका क्या आता है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड,
it becomes a promise according to section 2 clause B. उसके बाद क्या आता है? सेक्शन 2 क्लॉज सी के हिसाब से द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रॉमिस इज द प्रोमिसर एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द प्रॉमिस इज द प्रोमिसी. According to section 2C. According to section 2D, it speaks about the consideration. 2E पे आपका क्या बोला गया है? प्रॉमिस हो गया के बाद आपका प्रॉमिस हो गया. प्रॉमिस के बाद कौन आते हैं? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. प्रॉमिस और प्रोमिसी के टू ई में आपका कंसिडरेशन. यस, नो टू कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E आपका आता है एग्रीमेंट. ओके, एग्रीमेंट के बाद आता है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस. एंड लास्टली अंडर द सेक्शन 2H it comes to the contract, and a contract which is enforceable by the law is a contract. तो पहले आता है प्रपोजल, उसके बाद प्रपोजल कन्वर्ट होता है टू प्रॉमिस. Then when that promise is associated with the consideration, it becomes an agreement, and then an agreement which is enforceable by the law, it becomes a contract. The four stages, I think you are clear about this. First, proposal, then promise, then consideration, then agreement, and then it becomes a contract when it is legally enforceable in nature. Clear? So this is all about today, and from next class onwards, we are going to study about the void contract and valid contract itself. Okay, and its nature. So this is all about the today's class, and thank you. And yes, if anyone is having any kind of doubt, please put your doubt in the chat box. I'll answer it. Thank you.